A very good evening, all my dear students of class 10th। आज आप लोगों को हम सिविक्स पॉलिटिकल साइंस रिवाइज कराएंगे, जिसमें सबसे पहले जो आज का टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला फीचर पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है? ऐसे लोग जो इलेक्शन लड़ने को आ रहे हैं। अब समझते हैं कि एनजीओ एनजीओ भी ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन क्या वो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं? नहीं, वो तो समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, चैरिटी के लिए। तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगा? नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का पहला फीचर ही है अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर विद द सेम आइडियोलॉजी, जिनकी थिंकिंग एक जैसी है, जो चुनाव लड़ने के लिए साथ में इकट्ठा हुए टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब यहां पे मैं बात करूं अगर आइडियोलॉजी, वैसे तो पॉलिटिकल जो लीडर्स उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, लेकिन इन जनरल टर्म्स अगर मैं बात करूं, एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी। बीजेपी जो है वो सैफ्रॉन पार्टी है। सैफ्रॉन यानी कि हिंदुत्ववादी पार्टी, जो ट्रेडिशनल रूप से जिसका परसेप्शन ये है कि हिंदू को सपोर्ट करती हुई पार्टी है। उसी प्रकार कांग्रेस। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा से हिंदू विरोधी की आम जनता के बीच में परसेप्शन बनी रही है। तो पॉलिटिकल पार्टी में एक आइडियोलॉजी होती है, लोग साथ आते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया। और इनका सबसे बड़ा मोटिव होता है टू फॉर्म गवर्नमेंट। ये भूल जाइए देश सेवा। यहाँ पे कोई भी पार्टी जनरली देश सेवा के लिए नहीं आ रही है। दे ऑल आर कमिंग टुगेदर टू होल्ड पावर। पावर, सत्ता। पावर का मतलब क्या है? आप देश को या किसी स्टेट को अपने हिसाब से चला सकते हो। जैसे मोदी जी अभी इज एट द हेल्म ऑफ हिज पावर, अभी वो पावर में है। इसका मतलब देश की जो नीतियां हैं, देश की जो पॉलिसीज हैं, वो मोदी जी डिक्टेट कर सकते हैं। आप लोग चुप रहिए एकदम। तो ये होता है पावर। जैसे छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अपने हिसाब से अपने स्टेट को चलाएगी। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप समझ ही गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उनके हिसाब से पार्टी वहां पे चलेगी पंजाब में। तो कहने का मतलब ये है, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर। और सरकार बनाएगी, मेक गवर्नमेंट, और अपने पास पावर रखेगी। तो ये होती है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहले आता है पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप क्या होता है? पार्टीजनशिप का मतलब द पीपल हु आर फॉर्मिंग द पार्टी। पार्टीजनशिप का मतलब आप किस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, किस पार्टी के लिए आप स्टैंड कर रहे हैं। जब इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट करते हैं। जैसे जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से एग्री करते हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करेंगे। जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत है, वो कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। सॉरी, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमत है, वो उसकी पार्टी से कंटेस्ट करेंगे, तो उसकी पार्टी को वोट करेंगे। सॉरी। तो पार्टीजनशिप का मतलब हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग द पार्टी। अब इसमें सबसे पहले आता है लीडर, मेंबर और फॉलोअर। लीडर कौन होते हैं? लीडर हु फॉर्म्स द कोर ऑफ द पार्टी। जैसे मैं भारतीय क्रिकेट टीम की बात करूं, अब भारतीय क्रिकेट टीम में जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, इन लोग उस टीम के लीडर हैं। उनके हिसाब से टीम चलती है, उनके हिसाब से टीम में प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, फिर वो किसी मैच में उतरते हैं। ठीक उसी तरह हर पार्टी का एक कोर लीडरशिप ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बीजेपी की बात करता हूं, मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, ये जो लोग हैं, ठीक है, नितिन गडकरी, ये पार्टी का लीडरशिप ग्रुप है, जो पार्टी के पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं कि पार्टी किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी, जनता के पास क्या मुद्दे लेकर जाएगी। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं जनता के पास मुद्दे लेकर जाना, विच इश्यूज आर रेलेवेंट फॉर द पीपल। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल संकल्प आ गया, आइए जल्दी आइए।
अब समझ लीजिए संकल्प एक पार्टी के लीडर है, ठीक है, और मैं एक रिपोर्टर हूं और मैं इनसे पूछ रहा हूं आप जनता के पास क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आप जनता के पास क्या मुद्दे लेकर जाएंगे बताइए। सलमान खान शादी कब करेगा? अब बताइए, यहां पे ये होगा तो यहीं से इसको मार के भगा दिया जाएगा, क्योंकि सलमान खान शादी करे ना करे इससे आम जनता को क्या सरोकार है? क्या ये आम जनता के लिए रेलेवेंट है? नहीं है। उनको ये पूछना चाहिए कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, उनको पीने का पानी कब मिलेगा, सबके लिए अच्छा एजुकेशन कब होगा, नौकरियां कैसे आएंगी, देश में सुरक्षा कैसी होगी। इस तरह से पार्टी के लीडर्स को बात करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है जो कोर लीडरशिप है दे डिफाइन अकॉर्डिंग टू विच ग्राउंड द पार्टी विल कंटेस्ट इलेक्शन। जैसे आप सभी को पता है बीजेपी बहुत सालों से हमारे पूजनीय जय श्री राम का नारा लगाते आई है और अयोध्या में राम मंदिर के लिए वो फाइट करती रही है, वो उनका कोर मुद्दा रहा है। अब क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, जब अगला इलेक्शन आएगा तब उनको इसको छोड़ना पड़ेगा। राम मंदिर तो बन चुका है, अब बात होनी चाहिए देश में सिक्योरिटी कैसे रहेगी, लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, एक आदमी की इनकम कैसी अच्छे होगी। तो ये सब मुद्दे होने चाहिए और ये डिसाइड कौन करता है? द लीडरशिप ग्रुप। समझ गए? तो पहला होता है लीडर, दूसरा आता है एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर मतलब पार्टी के कार्यकर्ता। आपने देखा होगा जब बड़ी बड़ी पार्टियों का रैली निकलता है उसमें कई लोग बैनर लगाते हैं, कई लोग सामने स्टेज सजाते हैं, कई लोग पार्टी के दफ्तर में काम करते हैं। तो इसको कहते हैं एक्टिव मेंबर, जो पार्टी में किसी पोस्ट में नहीं है पर पार्टी के लिए दिल से काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं मेंबर्स। और आप सभी को यह ज्ञात भी होगा, यू ऑल शुड नो दैट बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी विद द मोस्ट एक्टिव नंबर ऑफ मेंबर्स। बीजेपी दुनिया की ऐसी पार्टी है जिसके 10 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। मेंबर्स का मतलब कार्यकर्ता जो उस पार्टी के लिए काम कर। ध्यान रखिए जब मैं बात कर रहा हूं मेंबर्स की तो मैं यहाँ पे जो जनरल जैसे विधायक है, इधर ध्यान दीजिए, एमएलए, सांसद, एमपी, पार्षद, काउंसिलर, ये सब जो लोगों की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं मेंबर्स, ये भी मेंबर्स हैं लेकिन ये लोग किसी पर्टिकुलर पोस्ट में है। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली किसी पोस्ट से बिलोंग नहीं करते, पर हाँ उनकी विचारधारा पार्टी से मैच करती है। अगला आता है फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे लेकिन उसको वोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं पर मैं उसकी नीतियों का फॉलोअर हूं, मैं उसकी पॉलिसीज का फॉलोअर हूं, मैं उनको वोट करता हूं। तो ध्यान रखिए फॉलोअर्स जो पार्टी को वोट करते हैं। जैसे मैं बीजेपी को वोट करता हूं तो मैं पार्टी का फॉलोअर हूं, लेकिन मैं पार्टी के रैलीज में उसमें जाते हुए मैं झंडा उठा के पार्टी के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं एक टीचर हूं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं एक फॉलोअर हूं लेकिन मैं उनका मेंबर नहीं हूं। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब पार्टी का कोर काम क्या होता है। जैसे जब मैं बात करूं स्कूल, स्कूल का कोर फंक्शन क्या होता है? एजुकेशन। वो अलग बात है, इसको एनुअल फंक्शन स्पोर्ट्स, लेकिन स्कूल का कोर फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड एग्जेम्पलरी एजुकेशन। ठीक उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या है? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आएगा। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पहला फंक्शन है कंटेस्ट इलेक्शन, मैंने पहले ही बता दिया आपको। जैसे स्कूल का कोर फंक्शन होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसी तरह पार्टी का कोर फंक्शन होता है इलेक्शन लड़ना। आप सभी को पता होगा हमारा देश पूरे साल चुनाव चुनाव खेलता है। अब आप बोलेंगे सर आप ये कैसे बता रहे हो? चुनाव खेलने का मतलब पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। कभी कर्नाटक में होगा, कभी कभी आपका बैंगलोर में होगा, कभी पुणे में होगा, कभी दिल्ली में होगा, कभी स्टेट इलेक्शन, कभी सेंटर इलेक्शन, कभी बाई इलेक्शन, कभी सिटी इलेक्शन। सिटी इलेक्शन मतलब जो हमारे पार्षद और मेयर होते हैं, उस तरह गांव का इलेक्शन, पंचायत। मतलब पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा होता है। और अभी हमारा देश
एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना चुका है, ताकि पूरे देश में आने वाले समय में जब आप लोग वोट देने लायक हो जाएंगे, उस समय तक हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे भी काम चल रहा है। मतलब पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होगा, सेंट्रल इलेक्शन भी एक साथ, स्टेट इलेक्शन भी एक साथ, ताकि जो देश का पैसा है, आप सोचिए जब इलेक्शन होता है देश का कितना पैसा जाता है, ये आपके हॉट्स में आ सकता है। वॉट इज द डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस? टू मच मनी। इतने बड़े देश में इलेक्शन करवाने के लिए बड़े बड़े पैरा कमांडोज आते हैं, सीआईएसएफ, सीएसएफ, बीएसएफ, नक्सली एरियाज में, आतंकवादी एरियाज में उन लोगों को तैनात होना होता है, गवर्नमेंट टीचर्स को जाना पड़ता है, कितना सारा पैसा खर्च, तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? एकदम बात नहीं करोगे आप? बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको भी क्लास छोड़ के इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ता है, तो देश का बहुत सारा रिसोर्स, बहुत सारा पैसा इसमें खर्च हो जाता है। तो अगर पूरे देश में एक साथ एक ही बार इलेक्शन हो, तो सोचिए अगले 5 साल तक, मान लीजिए 2024 है, 24 में इलेक्शन हो गया, अब 2029 तक, 29 तक पूरे देश में कोई इलेक्शन नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है, देश का पूरा एनर्जी, पूरा फोकस दूसरे प्रोडक्टिव कामों में होगा। तो अभी इस पे काम चल रहा है, ये आपके हॉट्स में आ सकता है, क्योंकि आप लोग को ये रेडी रहना चाहिए। हर साल बोर्ड में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा बाहर से आते हैं, तो इसके लिए हमें प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन पे भी काम चल रहा है, इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई है, और इस पे काम चल रहा है कि आने वाले समय में पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो। दूसरा है आपका पॉलिसियन प्रोग्राम। पॉलिसियन प्रोग्राम मतलब मैंने आपको बताया था, एक होता है फ्रीबीज। अब ये फ्रीबीज क्या होता है? फ्रीबीज देश के इलेक्शन के लिए बहुत घातक है, इट्स वेरी हार्मफुल, स्पेशली फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। लेट्स टेक एन एग्जांपल। चुनाव जीतने के बाद मान लीजिए मैं पार्टी में खड़ा हूं, ठीक है, मैंने एक पार्टी से टिकट लिया और मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने पब्लिक से, जैसे मान लीजिए ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ये मेरे वोटर्स हैं, मैंने इनको वादा किया अगर मैं इलेक्शन जीत गया, आपको एक एक मिक्सर ग्राइंडर, आपको फ्रिज, आपको रेफ्रिजरेटर, ये सब मिलेगा, किसानों का लोन माफ हो जाएगा। अरे क्या ये मेरे बाप का पैसा है? नहीं, ये जनता का पैसा। अब आप सोचेंगे लोन माफ कर दिए, अरे आप ये सोचिए बैंक किसके पैसे से चल रहा है? आम जनता। इनका जो भी पैसा आता है वो टैक्स के पैसे से आता है। आप जब आम जनता को फोकट में, मुफ्त में कुछ देते हैं, तो इसका इकोनॉमी में बहुत गहरा असर पड़ता है। श्रीलंका का इकोनॉमी इसीलिए बर्बाद हो गया। फ्रीबीज क्या होता है? व्हेन सम पार्टी प्रपोजेस हिज इलेक्शन मैनिफेस्टो। समझिए, व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो? इलेक्शन मैनिफेस्टो मींस द पॉलिसी और प्रोग्राम which is declared by the party, that if the party wins or comes to power, what will it give to its voters? जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या था? अगर आपने हमें चुनाव जिताया, हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। बीजेपी का अभी कुछ समय पहले हमारे छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था अगर हम पार्टी में आए, अगर हम सत्ता में आए, पावर में आए, तो हम सभी स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप और मोबाइल देंगे। लेकिन वो तो चुनाव हार गए, तो वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये जो लैपटॉप जा रहा है, इसकी पीछे आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये लैपटॉप और मोबाइल के लिए कंपनी को बड़ा ऑर्डर दे दिया गया, चुनाव हार गई बीजेपी। उस कंपनी ने पूरा लैपटॉप और मोबाइल का स्टॉक रेडी रखा था। अब बीजेपी ने उस पार्टी को पेमेंट नहीं किया, वो कंपनी डूब गई। बताइए वो पैसा किसका था? आम आदमी का पैसा था। तो इस तरह के फ्रीबीज साउथ में तो ये और बढ़ता है कि आपके शादी का पूरा सामान, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, शादी का पूरा खर्चा हम आपको देंगे। तो ये जो फ्रीबीज है, ये इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। वैसे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसमें पार्टीज बताती हैं कि अगर वो चुनाव जीत गई तो वो क्या करेंगी। ठीक है, इसके बाद पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉस फॉर द कंट्री। देश के लॉस बनाना हमारी पार्टियों का सबसे बड़ा काम है, देश के लॉ बनाना। इसमें कई बच्चे आज भी कंफ्यूज रहते हैं, विच इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। कई बच्चे बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, नहीं, देश का सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट। ध्यान रखिए,
यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉ बनाता है, पार्लियामेंट चाहे तो उस लॉ को चेंज कर सकती है। तो देश का सबसे बड़ा लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का काम है लॉ बना। पार्लियामेंट चलाता कौन है? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम आम बोलचाल में सांसद कहते हैं। ठीक है, तो उस तरह से इनका मेन काम है लॉस बनाना, पुराने लॉस को चेंज करना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अभी कुछ समय पहले ही, 4-5 दिन पहले, मैंने निर्भया को लेकर एक वीडियो बनाया था। तो निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, जो भारत का अब तक का सबसे भयावह, सबसे डेवास्टेटेड जो रेप कांड था, उस समय तक ये रूल था 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति कितना भी बड़ा क्राइम कर दे, उसको 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी, और उसका जो केस है वो जेजेबी में जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको हम हिंदी में किशोर बोलते हैं, जो वयस्क यानी एडल्ट नहीं हुए हैं। 18 साल के होने पे एडल्ट, 18 से जो कम का एज ग्रुप है, जो टीनेज ग्रुप है, उसको जुवेनाइल बोलते हैं। आप कितना भी बड़ा क्राइम कर लेते हैं, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं, आपको 3 साल की सजा होगी। तो निर्भया रेप कांड में एक व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा दरिंदगी की थी निर्भया के साथ, उसकी उम्र 18 साल से कुछ महीने कम थी। तो बाकियों को तो फांसी हो गई, लेकिन वो एक बच गया। और तब देश को लगा कि ये कानून का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि आज सोशल मीडिया, उस समय तो सोशल मीडिया था भी नहीं उतना, आज बच्चे उम्र से पहले बड़े हो गए हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अब वो एज 18 से घटा के 16 कर दी गई है। मतलब अब 16 साल तक की उम्र में अगर आप कोई क्राइम करता है, आपको 3 साल की सजा होगी। अगर आपका एज 16 से ज्यादा, तो एज एन एडल्ट आपको ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो कानून बदला गया, ये कानून हमारे पार्लियामेंट ने बदला। तो देश का कानून बनाना, पुराने कानूनों को बदलना, ये भी पॉलिटिकल पार्टी का काम है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा इस पे। हमारा जो हिंदू समाज था, उसके अकॉर्डिंग पिता की संपत्ति में बेटी का कोई हक नहीं था, चाहे उसका शादी हो या ना हो। तो ये कानून बहुत ही ज्यादा पुराना था, बहुत ही खराब, बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा, पार्शियलिटी वाला कानून था, भेदभाव वाला। तो बाद में जाके इस कानून को भी बदला गया, और अब बेटी का हक है पिता की संपत्ति में, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। इस तरह से पुराने कानूनों को बदलना। अभी पिछले ही साल हमारे पार्लियामेंट ने 200 कानून को रद्द कर दिया, जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। तो पुराने कानूनों को बदलना, खत्म करना, मॉडिफाई करना, न्यू लॉस बनाना, ये भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद सरकार चलाना। देश का बजट क्या होगा, कितने नए स्कूल्स खुलेंगे, सरकारी की बात कर रहा हूं, कितने नए सरकारी अस्पताल खुलेंगे, किस स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा, ये पूरी तरह से हमारा पॉलिटिकल पार्टी ही कर रहा है। अभी हमारा रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? बीजेपी। इसके बाद अपोजिशन। अपोजिशन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपके ऊपर कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, आप अपने पावर का मिसयूज करोगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई पावर दिया गया और बोला गया जो चाहे आप करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो क्लास 10th के रिजल्ट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हो मेरे पास है। अगर मेरे पास नहीं होता, मेरे को सिर्फ पेरेंट्स ने बोला हम आपको फीस दे देंगे, आप अपने हिसाब से पढ़ाइए, बच्चे पास हो तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, फेल हो तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर मैं अकाउंटेबिलिटी को पूरा नहीं करूंगा। मैं कभी क्लास आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी ठीक से पढ़ाऊंगा, मुझे पता है मेरे पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो मैं अपने पोजीशन का मिसयूज करूंगा। बट क्योंकि मेरे पर अकाउंटेबिलिटी भी है रिजल्ट का, तो मुझे पता है अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मैं क्लासेस नहीं लूंगा, तो मैं पेरेंट्स को और बच्चों को क्या जवाब दूंगा। ठीक उसी तरह अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, जो सरकार के फैसलों पे सवाल उठाए। समवन हैज टू पिक अप द रोल। अब मान लीजिए हर कोई सरकार की तारीफ कर रहा है, कोई सरकार के विरोध में बोलने वाला नहीं है, तो फिर डेमोक्रेसी क्या होगी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? देयर हैज टू बी सम अपोजिशन हु विल क्वेश्चन टाइम टू द रूलिंग पार्टी, जो सरकार में बैठे लोगों से सवाल पूछेगी। आपको पता होगा अभी 2 या 3 दिन पहले, या कल या परसों की बात है, जयपुर में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, फायर
इंसिडेंट हुआ जिसमें जयपुर के हाईवे पे, जयपुर अजमेर के हाईवे में एक ट्रक एक एलपीजी वाले ट्रक से भिड़ गई, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां जल गई, बहुत सारे लोग जिंदा जल गए। तो इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? अभी आपको पता है देहरादून में जो कांड हुआ, जिसमें कई, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, जिसमें 6 बच्चों की डेथ हो गई। अब वहां पे सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा कि लोगों का पैसा जा रहा है तो सीसीटीवी काम क्यों नहीं कर रहा? तो कहने का मतलब है किसी को होना पड़ेगा जो सरकार से सवाल उठाए, ताकि सरकार ठीक से काम कर सके। इसके बाद टू शेप पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करना। जैसे आज से कुछ साल पहले करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, तब उस मूवमेंट को आवाज देने का काम कई सारी पार्टीज ने किया था। तो जैसे मैंने बोला, राम मंदिर बनाने की इच्छा सभी हिंदुओं में थी, तो बीजेपी ने उसको प्लेटफॉर्म दी। ठीक उसी तरह लोगों की कई सारे वो होते हैं, जैसे वुमेन सेफ्टी को लेके जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा वो रहती है, रेलेवेंसी रहती है। वो सवाल पूछते हैं कि जब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे वो सेफ कैसे रहेंगे? तो कहने का मतलब है वुमेन सेफ्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी चीजों को लेके पब्लिक ओपिनियन बनाना। अगर आप पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट गए तो कई बार आपको सरकार के गुस्से का, यहां तक कि जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा अभी रिसेंट में कुछ समय में जो देशभक्ति की मूवीज बन रही है, एक्चुअल में हमारा पूरा देश, अब मेरी बात को समझिए, हमारा जो देश है वो शुरू से पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। अब अगर कोई ऐसा पिक्चर बना रहा है जिसमें पाकिस्तान को बहुत अच्छा दिखाया जाएगा, तो सरकार आपके साथ नहीं रहेगी, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी मूवी में पाकिस्तान को जलील होते हुए, मार खाते हुए, हराते हुए दिखाओगे, तो सरकार आपका साथ देगी, क्योंकि सरकार को पता है कि पब्लिक इसको एंजॉय करेगी और पब्लिक आपका साथ देगी। आप समझिए पिछले साल गदर 2 मूवी रिलीज हुई थी, वो उतनी खास नहीं थी। गदर 2, गदर 1 बहुत अच्छी थी, गदर 2 उतनी खास नहीं थी, बट उसमें सनी देओल के कैरेक्टर को दिखाया गया, वो अकेले पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी आर्मी को हरा के अपने बेटे को वापस लाता है। तो बहुत सारे स्टेट्स में उस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पब्लिक का सेंटीमेंट हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट रहा है। तो पब्लिक जो चाहती है, अगर आप वैसा काम करें तो पब्लिक, जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी, वो आपके साथ रहेगी। और लोगों का वेलफेयर करना, वो अलग बात है पार्टियां करती नहीं है, पर लोगों का वेलफेयर करना, लोगों के लिए अच्छे स्कूल्स बनाना, अच्छे सड़कें बनाना, ये सब भी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस होते हैं। पॉज करना दो, स्टॉप मत करना। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैंडिडेट कौन होता है। कैंडिडेट इज अ फॉर्मल पर्सन हु इज गिवन अ पार्टी टिकट टू कंटेस्ट इलेक्शन। आपको पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है, आप पार्टी के चुनाव चिन्ह में आप इलेक्शन लड़िए। जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, तो अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया कोरबा कॉन्स्टिट्युएंसी से, तो फिर वो कोरबा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा। और एक होता है फ्री कैंडिडेट, जिसको हिंदी में निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है। मतलब किसी पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है, मतलब उसके पीछे किसी पार्टी का टिकट, सॉरी, किसी पार्टी का स्लोगन या टिकट नहीं है, वो अपने बलबूते अपने चुनाव चिन्ह में कोई चुनाव लड़ेगा। 1 मिनट पॉज करो तो। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, फ्री कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिनके पास अपना कोई चुनाव चिन्ह होगा, मतलब पार्टी का कोई उसके पास सिंबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट, हमारे देश में इलेक्शन कराने का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके हाथ में है? इलेक्शन कमीशन। जैसे आप लोग, कोई डीपीएस से है, कोई डीडीएम से है, कोई जेवियर से है, सब अलग अलग स्कूलों के हैं, लेकिन आप सभी स्कूलों का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो करवाने का अथॉरिटी किसके हाथ में है? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक उसी तरह हमारे देश में जो भी इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो,
पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो, आपका सेंटर इलेक्शन हो, इलेक्शन कराने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय गवर्नमेंट, सॉरी, मेड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, एंड इट इज फ्री बॉडी विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में या सरकार के अंडर में काम नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक पार्टी का कैंडिडेट हूं और मैंने चुनाव में खड़े होके बोला आप मुझे वोट दें, मैं हिंदुओं के लिए ये कर दूंगा, मैं हिंदुओं के लिए ये कर दूंगा, मैं दूसरे धर्मों का ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मतलब मैं धर्म के नाम पे वोट मांग रहा हूं, मैं धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, प्लीज पे अटेंशन, लोगों को डिवाइड कर रहा हूं। यानी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम किया। इलेक्शन कमीशन मेरे मैंने जो अभी स्पीच दिया उसका वीडियो देखेगी, और अगर इलेक्शन कमीशन को लगा कि मैंने कुछ ऐसा वैसा किया है तो मेरे नॉमिनेशन को कैंसल कर देगी, मतलब मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। साथ ही साथ अगर मैंने नोट बांट दिए इलेक्शन में, मैंने नोट में चुनाव लड़ा, मेरे नोट पकड़े गए तो भी मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये देखना है इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, कोई वोट ना बटे, सॉरी, वोट खरीदे ना जाए, नोट ना बटे, दारू मुर्गा ना बटे। आप सभी जानते हैं भारत में गांव में दारू मुर्गा देकर किस तरह वोट खरीदा जाता है। इलेक्शन कमीशन का काम इन सबको रोकना है। दूसरा, तुम लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो इधर? इलेक्शन कमीशन का काम यह भी देखना है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ठीक से फॉलो। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? अब सोचिए जब इलेक्शन हो रहा है, अब मान लीजिए 2 महीने बाद इलेक्शन है, आफ्टर 2 मंथ्स देयर इज इलेक्शन। अब मैं पावर में हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, पूरे सरकार की मशीनरी मेरे लिए काम करेगी, जीप मेरा, गाड़ी मेरा, पैसा मेरा, सब। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है उसको तो डिसएडवांटेज हो जाएगा कि भाई जिस पार्टी की सरकार है उसके पास फंड है, उसके पास पावर है, उसके पास सब है, तो फिर तो आराम से चुनाव जीत जाएगी। वो मैनिपुलेट करेगी, वोट रिग करेगी। तो करना क्या है, इस समय सारा पावर छीन कर इलेक्शन कमीशन के हाथ में दे देंगे। मतलब चुनाव से 1.5-2 महीने पहले पूरा जो मशीनरी है वो किसके अंडर में चला जाता है? इलेक्शन कमीशन। यानी इन 1.5-2 महीनों में जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया उस समय से लेकर जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उस स्टेट का या सेंटर का पूरा पावर किसके हाथ में चला जाता है? इलेक्शन कमीशन। यानी कलेक्टर, पुलिस, डिप्टी कलेक्टर, नगर निगम, ये सब किसके लिए काम करेंगे? इलेक्शन कमीशन। उस समय सीएम के हाथ में भी कोई पावर नहीं होता। आपने देखा होगा इलेक्शन के कुछ समय पहले जो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं उस पर कपड़ा लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता? आपने देखा भी होगा। क्यों लगता है कपड़ा? आप सोचिए, मैं एक वोटर हूं, मैं वोट देने जा रहा हूं, ठीक है, अनस बाहर है। हाँ, अब इस फोन को लेके ऐसे, हाँ, एक हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहो, इधर आओ, ऐसे हाथ जोड़ना, हाँ, और फोन को ऐसे बीच में, हाँ। अब समझिए ये एक पार्टी का स्लोगन है, ये पार्टी का एक नंबर का भ्रष्टाचारी करप्टेड सीएम रह चुका है, पार्टी को हजारों करोड़ का चूना लगा चुका है, ठीक है, और लोगों को लूट चुका है। लेकिन अब मैं वोट देने जा रहा हूं, मैं अभी अभी 19 साल का हुआ हूं और मैं वोट देने जा रहा हूं, और इसने युवाओं को वो ये फोन दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं, इसने मुझे फोन दिया था, अब मैं जाके इसी को वोट दे दिया। अब बताइए, जाओ, मैं क्या हो गया? इन्फ्लुएंस हो गया, एक भ्रष्टाचारी को मैंने वोट दे दिया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बैनर देख के मैं इन्फ्लुएंस हो गया और मैंने उसको वोट दी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन कहती है कि 1.5-2 महीने में सरकार कोई भी नया प्रोग्राम नहीं लॉन्च कर सकती, कोई नया पॉलिसी लॉन्च नहीं कर सकती, और अपने सारे बैनर को ढक के रखना पड़ेगा ताकि जनता जब वोट देने जाए उसका दिमाग खुला रहे, वो अभी रिसेंट का कुछ देख के आपको वोट ना करे। इसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो सारा जिम्मेदारी किसके अंडर में है? इलेक्शन कमीशन। अभी यूपी में
समाजवादी पार्टी के एक बहुत पावरफुल लीडर रह चुके हैं आजम खान। बहुत पावर था उनके पास, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में कुछ गलत डॉक्यूमेंट दिया और वो कई साल तक चुनाव जीत के बढ़ते रहे। इलेक्शन कमीशन ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और जब पता चला उन्होंने फ्रॉड किया है तो उसको जेल में डलवा दिया। मतलब इलेक्शन कमीशन इज वेरी वेरी पावरफुल। वो चाहे तो किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन भी कैंसिल कर सकती है, इलेक्शन जीतने के बाद भी उसको कैंसिल करके वहां पे दोबारा इलेक्शन करवा सकती है। तो ये देखना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, करप्शन ना हो, नोट्स ना पकड़े जाते। सुना भी होगा इलेक्शन के टाइम में कितने सारे नोट्स पकड़े जाते हैं, दारू पकड़ी जाती। ये सब इन्वेस्टिगेट करना और देश में एक ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराना किसका जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन। और ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करती। समझ गए तुम लोग? इलेक्शन कमीशन लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? अब हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी समझते हो? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, है ना, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जोगी कांग्रेस, अपना दल, कितनी सारी पार्टियां हैं। तो हमारा देश मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसके बाद एक अलायंस होता है या कोएलिशन गवर्नमेंट। ये क्या होता है आप सभी जानते हैं। अगर आपको सरकार बनानी है, इफ यू हैव टू मेक द गवर्नमेंट, यू नीड टू हैव मेजोरिटी। व्हाट इज मेजोरिटी? दिस विल बी टोल्ड बाय मिस्टर तहसीन। व्हाट इज मेजोरिटी इफ यू नीड टू कम टू पावर? I am asking you majority. I'm not asking about the number of seats a party needs to get. I'm asking about majority. What is majority? कितना चाहिए वही तो पूछा। व्हाट इज गुरजब स्टैंड अप बना दूंगा तेरा चाप, नहीं तो अभी बता। इसको भी नहीं पता। वंशिका सिंह, यू ऑल्सो डोंट नो। बैठो। मोर देन हाफ। अगर नहीं, मोर देन हाफ मतलब 75। अगर 100 सीट है, 100 का हाफ कितना होता है? 50। उससे एक ज्यादा 51। अगर आपके पास मोर देन हाफ है तो आप मेजोरिटी में। लेकिन क्या करें अगर आप मेजोरिटी में नहीं है? तब आपको बनाना पड़ेगा कोएलिशन। अब ये कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। तमशिद बाहर आइए, गुरजब बाहर आइए। हाँ, फैशनेबल बॉय बाहर आइए। अरे इधर खड़े हो, कैमरे के सामने, वहां दिखोगे क्या? इधर खड़े हो, हाथ जोड़े खड़े रहो। हाँ ऐसे, हाँ हाँ, थोड़ा साइड कर दो। हाँ, अब समझ लीजिए हम चार पार्टियां हैं। हम, अब देख तो दिख रहा है कि नहीं? हाँ, हम चार लोग हैं। हम लोग चुनाव में खड़े होने आए हैं। 200 सीट है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, प्लीज। मेरी पार्टी का नाम मनोरंजन पार्टी, इसकी पार्टी का नाम गजोधर पार्टी, इसकी पार्टी का नाम फैशनेबल पार्टी, इसकी पार्टी का नाम इसकी टोपी उसके सर पार्टी। हम हम चारों चुनाव लड़ने आए हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपना अपना बोला कि आप हमें वोट दो, हम आपको लूट लेंगे। सॉरी हाँ, हम आपको लूट लेंगे। ये बोल रहे हैं आप हमें वोट दो, हम आपको कूट देंगे। आप हमको वोट दो, हम आपको नया कपड़ा देंगे। आप हमको वोट दो, हम आपको टोपी पहनाना सिखाएंगे। अब इस तरह से हम लोग आए। अब जीत मेजोरिटी कैसे बनेगी? सीट है 200, 200 का हाफ कितना होता है? 100। उससे एक ज्यादा 101। अगर मान लीजिए इसने 101 सीट जीत लिया, हम तीनों का खेल खत्म। तो यह क्या बन जाएगा? सिंगल मेजोरिटी। ये अकेले अपनी सरकार बना लेगा और हम सब अलग हो जाएंगे। बट मेरे को मिला 40 सीट। यार इधर खड़े रहना। हाँ, मेरे को 40 सीट मिला, इसको 20 सीट मिला, ठीक है, और इसको 50 सीट मिला, और इसको भी कुछ 30-15 सीट मिला। किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिला? नहीं मिला।
तो हम तीनों ने डिसाइड किया, ये जो है, ये जो भी, हम चारों घपलेबाज, एक नंबर के घपलेबाज, ठीक। मैं भी 100 करोड़ खा लिया, इसने भी खा लिया, इसने भी खा लिया, लेकिन ये जो है हम लोग मिल बांट के खाने वाले, ये अकेले हजम कर जाता है। तो हम तीनों ने, अरे खड़े रहना यहाँ सामने, हाँ, हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम तीनों सरकार बनाएंगे और इसको बाहर कर देंगे। तो हम तीनों को एक अलायंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस अलायंस का नाम होगा अंधेर नगरी चौपट राजा अलायंस। अब इसमें मेरे को कितनी सीट मिली थी? 40, इसको 30, 70, और इसको समझ लीजिए 35। 17, 35, 105 चाहिए, कितना था? 101। हम तीनों ने मिलकर कितना बना लिया? 105। तो हमारी बन गई अलायंस, मतलब हम तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री मैं बन गया, होम मिनिस्टर ये बन गया, एजुकेशन मिनिस्टर देखो कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर ये बन गया, और हमारे पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो भी छोटे छोटे पोजीशन में आ गए, और हम तीनों मिलकर अब स्टेट को लूटेंगे, यानी स्टेट को चलाएंगे, ठीक है। और इस पार्टी को क्या नाम दिया जाएगा? अलायंस, या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट, या गठबंधन सरकार। अब आपको प्लीज, तो ये मैंने आपको कोएलिशन गवर्नमेंट भी समझा दिया। अब हम समझेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी क्या होती है। स्टेट पार्टी का मतलब जो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही चुनाव लड़ती है, और उसका जो बाउंड्री होता है वो उसी स्टेट में होता है। जैसे जो हमारे छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही चुनाव लड़ती है। जैसे महाराष्ट्र की एक बहुत फेमस पार्टी है, प्लीज चुप रही है, शिवसेना। शिवसेना का जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाहर चुनाव लड़ने जाएगी, नहीं जीतेगी। उसी तरह, सॉरी, आम आदमी पार्टी सॉरी, सही, सॉरी। तो आम आदमी पार्टी जो है, रुक जा, वीडियो के बाद तेरे को बताता हूं। आम आदमी पार्टी वो दिल्ली में ही चुनाव जीती और अभी पंजाब में, बाकी स्टेट्स में उसका उतना भी एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जो नेशनल पार्टी होती है, वो, प्लीज पे अटेंशन, वो पूरे देश में चुनाव लड़ती है। जैसे बीजेपी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, सही मायने में नेशनल पार्टी है। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, वो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो वेस्ट बंगाल में ही चुनाव लड़ती है। बाकी जगह चुनाव लड़ने से भी ना उनको उतने वोट मिलते हैं, ना वो सरकार बना पाती है। और जो स्टेट पार्टीज होती हैं, उनके जो इश्यूज होते हैं वो रीजनल होते हैं। अब जैसे मोदी जी अगर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, वो क्या बोलेंगे? हम देश की आर्मी को मजबूत बनाएंगे, हम देश की शिक्षा व्यवस्था पे काम करेंगे, ऐसा। लेकिन अगर तेलंगाना का सीएम बात करेगा, क्या वो आर्मी के लिए बात करेगा? नहीं, आर्मी पे उसका राइट ही नहीं है। वो बात करेगा पुलिस पे, मैं तेलंगाना पुलिस पे काम करूंगा, मैं तेलंगाना के किसानों के लिए काम करूंगा। तो जो स्टेट पार्टीज होती हैं, उनके जो इश्यूज होते हैं वो रीजनल होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के सीएम अगर बात करेंगे, तो वो बोलेंगे मैं महानदी को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन जब मोदी जी बात करेंगे तो गंगा नदी पे बात करेंगे, ठीक है। जब स्टेट पार्टी बात करेगी वो पुलिस पे बात करेगी, जब बीजेपी, सॉरी, मोदी जी बात करेंगे तो वो आर्मी पे बात करेंगे। तो ये होता है स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी, और इनके कुछ डेफिनेशंस बुक में प्रॉपर दिए गए हैं जो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कीप क्वाइट, जिस पार्टी को कम से कम 6% वोट विधानसभा में मिले और वो कम से कम 2 सीट जीते, उसे स्टेट पार्टी कहेंगे। जैसे अगर 100 लोगों ने वोट दिया, कम से कम आपको 6 वोट मिले, और आप कम से कम कितनी सीट जीते? 2 सीट। जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में मेरे हिसाब से 90 विधानसभा सीटें हैं। तो 90 सीटों में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, उसके लिए आप मेरे के ऊपर आलिया भट्ट जैसा मीम मत बना देना। तो कहने का मतलब है 90 में से आपको कम से कम 6 सीट जीतना पड़ेगा। और अगर लोकसभा इलेक्शन में, ध्यान दीजिए, ये मैंने स्टेट असेंबली का बोला, विधानसभा इलेक्शन जैसे पंजाब इलेक्शन, छत्तीसगढ़ इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन, अगर किसी स्टेट के इलेक्शन में आपको 6% वोट मिला और आपने 2 सीट जीती, तो आप स्टेट पार्टी हैं। और लोकसभा इलेक्शन में जिसमें एमपी जीतते हैं, एमपी जीत कर आते हैं, उसमें आपको टोटल 6% वोट मिलना चाहिए, या फिर आप 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन जीते,
या फिर लोकसभा में 4 सीट जीते। सिंपल कर देते हैं, प्लीज पे अटेंशन। स्टेट में आपको 6% वोट मिला और कम से कम 2 सीट जीत गए तो आप एक स्टेट पार्टी हैं। और लोकसभा चुनाव में अगर आपने 4 सीटें जीती या फिर 6% वोट आपको मिला तो फिर आप एक नेशनल पार्टी हैं। और ऐसे करके 2006 के अकॉर्डिंग में हमारे पास 6 नेशनल पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एनसीपी। सही मायनों में तो 2 ही हैं क्योंकि पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस ही सरकार बना पाती है, लेकिन अगर बुक के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो 6 नेशनल पार्टी है 2006 के डेटा के अकॉर्डिंग। बीजेपी, कांग्रेस, आपका कम्युनिस्ट पार्टी 2, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब इसके बाद चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या चैलेंजेस है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? पहला चैलेंज, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। करण बाहर, जल्दी है जल्दी, ये भी आपको एग्जांपल देकर समझा, तो बाहर आओ तुम दोनों, आदित्य और सुधांशु बाहर आओ और पृथ्वी बाहर आओ। आपको लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी अब समझाता हूं। कैमरे के सामने खड़े रहो, हाथ जोड़ के। कैमरे के सामने पे मेरे सामने खड़े हो जा रहे हैं। हाँ, अब समझ लीजिए, दिख रहे हैं चारों? ये हमारे पार्टी के, प्लीज, ये हमारे पार्टी के 4 कार्यकर्ता है, मेंबर है, समझ गए आप? और मैं पार्टी का सर्वे सर्वा हूं, मैं पार्टी का सुप्रीम लीडर हूं, ठीक है? अब ये चारों मुझे आके बोलते हैं सर इस बार हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो, ठीक है? इसने भी बोला, मान लीजिए जैसे कोरबा में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, मैं कोरबा से चुनाव लड़ रहा हूं, ठीक है? और मैं ही सीएम कैंडिडेट भी हूं और मैं कोरबा से चुनाव लड़ रहा हूं, ठीक है? मैंने डिसाइड किया कि कोरबा में एक 5 स्टार होटल बनवाऊंगा, ठीक है? अब ये चारों क्योंकि ग्रामीण गांव से आते हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ये चारों कह रहे हैं कि आप इतना पैसा जो आप 5 स्टार होटल में बनवाएंगे, कोरबा के मेजोरिटी ऑफ पीपल को इसका फायदा नहीं होगा, आप यहाँ पे स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनवाइए। चलो चारों में, तू स्कूल बोल, तू कॉलेज बोल, तू अस्पताल बोल, तू लाइब्रेरी बोल, चल। स्कूल कॉलेज बनवा दो। अरे बोलना बे। बोला तो कॉलेज बनवा दो। कॉलेज, अरे तुम ये सब मत करो, बोल। कॉलेज बनवा दो। हाँ, अस्पताल। कीप क्वाइट। अब ये चारों ने बोला, अब डेमोक्रेसी क्या होती, मैं आपसे इनसे चर्चा करता कि आप लोग सही कह रहे हैं, मैं भी इस बारे में चर्चा करता हूं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब बोल फिर से। स्कूल बनवा दो। तू मेरे पार्टी का कार्यकर्ता, मुझे सिखा, चल भाग, बोल। कॉलेज बनवा दो। चल भाग, तू बोल। अरे बोल ना, बोल बोल, अरे बोल। 5 करोड़ दूंगा, अस्पताल बनवा दो। भाग, बोल। लाइब्रेरी बनवा दो। भाग, ठीक। अब यहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं था। जो मैंने तय किया, मैंने उस प्लीज, मैंने उस फैसले को पार्टी का फैसला बना दिया। आप मेरी बात को समझे? तो मैंने यहां पे क्या किया, इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता, मैं इनसे डिस्कस करता और जो सही होता वो करता, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं पार्टी का लीडर हूं, जो मैं चाहूंगा वो मैंने किया। और बड़ी बड़ी पार्टियों में यही होता है, कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, जो गांधी परिवार ने बोल दिया वो होना है। बीजेपी मतलब मोदी और अमित शाह, जो वो बोलेंगे वही होगा। बाकी जो पार्टी मेंबर्स हैं उनका कहने का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब इन पॉलिटिकल पार्टीज द पावर इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स, द टॉप लीडर्स, एंड व्हाट दे डिसाइड इज द फाइनल डिसीजन ऑफ द पार्टी। पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज है आपका डायनेस्टिक सक्सेशन। अब ये डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब दादा पार्टी में, बाप पार्टी में, पोता पार्टी में। बहुत फेमस डायलॉग ना, सबका बदला लेगा रे फैजल, दादा का, पापा का, पोता का। तो यहाँ पे इन लोग का होगा सब लूटेंगे, पर दादा भी लूटा, दादा भी लूटा, बाप भी लूटा, बेटा भी लूटा। तो कहने का मतलब ये है, जो डायनेस्टिक सक्सेशन है
मतलब आप चाहे काबिल हो या ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका बॉलीवुड में भी देख सकते हैं अर्जुन कपूर। उसको मैं अपने सुलभ शौचालय में चौकीदार ना रखूं, लेकिन क्योंकि उसका बाप एक प्रोड्यूसर होता है वो भी फिल्मों में काम कर रहा है। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में डायनेस्टिक सक्सेशन है, मींस द डिजर्विंग कैंडिडेट्स they are not coming into politics because the important position is held by a particular family members. For example, शिवसेना में बाल ठाकरे एक बहुत ही कैरिज्मेटिक लीडर थे। उसके बाद जो उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो उतने बड़े लीडर नहीं, लेकिन क्योंकि वो उसकी संतान है तो उसको शिवसेना में उसको लीडर बना दिया। बाद में इस वजह से शिवसेना में दो फाड़ हो गया और अब शिवसेना का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे के पास जा चुका है। तो कहने का मतलब है जब एक फैमिली पूरे पॉलिटिक्स को, जैसे समाजवादी पार्टी, उसका मुलायम सिंह यादव, उसका बेटा अखिलेश यादव, तो कहने का मतलब है एक पार्टी, सॉरी एक परिवार पूरे पार्टी पे कब्जा कर लेती है और जो डिजर्विंग लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा चैलेंज है मनी एंड मसल पावर। अब ये मनी एंड मसल पावर क्या है? आप जानते हैं दारू और शराब, मतलब हम आपको दारू देंगे, हम आपको पैसा देंगे। यूपी में और बिहार में इनको बाहुबली कहा जाता है। बाहुबली वो लोग होते हैं जो अपने डर और अपने पैसे के दम पे चुनाव जीतते हैं। जैसे हमारे यूपी में एक बहुत फेमस लीडर है राजा भैया। तो राजा भैया इसी बाहुबली के तौर पे उन्होंने कई सारे इलेक्शन जीते। उनके बारे में तो कहानियां भी चली थी कि अगर कोई उनके खिलाफ जाता था तो उन्होंने घर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था जब उन्हें मगरमच्छ पाल के रखे थे और अपने विरोधियों को मगरमच्छ को खिला देते थे। तो कहने का मतलब है ये मनी और मसल पावर का मतलब आप पैसे देकर लोगों से वोट खरीदो या अपने पावर के दम पे, बंदूक के नोक पे आप लोगों से उनका वोट खरीद लो। तो मनी और मसल पावर, जिसमें पावरफुल लोग चुनाव जीत जाते हैं और जो आम आदमी है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो चुनाव नहीं जीत पाता। आपने देखा भी होगा नायक मूवी में इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मतलब करप्शन बहुत ज्यादा है। इसके बाद आता है मीनिंगफुल चॉइस। अब समझिए हमारे पास चार कैंडिडेट है। एक शराब घोटाले वाला, एक अस्पताल घोटाले वाला, एक नोट घोटाले वाला, एक समझ लीजिए जमीन घोटाले वाला। और ये चारों बड़ी पार्टियों के हमारे सामने कैंडिडेट। हम किसको चुने? चारों ही तो लुटेरे हैं। मतलब आज जितने भी हमारे पास कैंडिडेट आ रहे हैं उनका अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो अपने हिसाब से चुनाव में आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं हमें किसे चुना। चारों बेईमान है तो हमें चुनना पड़ता है कि कौन कम बेईमान। मतलब आज जो वोटर्स है उनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। हमाम में सभी नंगे हैं, मतलब सब करप्टेड लीडर्स ही सामने खड़े, तो चुने किसको? और इसीलिए आपने सुना होगा एक चॉइस हमें इलेक्शन कमीशन ने दिया, नोटा, नन ऑफ दी अबव। मैंने नोटा बोला है, लोटा नहीं। अब जैसे मान लीजिए ये चारों क्रिमिनल्स हमारे सामने खड़े हैं, हम चारों को ही वोट नहीं देना चाहते, हम नोटा को चुन लिए। नोटा, नन ऑफ दी अबव, ये चारों मुझे पसंद नहीं। और अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिला तो दोबारा इलेक्शन होगा और इन चारों को टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पार्टीज को सुधारा कैसे जाए, व्हाट आर द रिफॉर्म्स। हम लास्ट टॉपिक में आ गए हैं। सबसे पहला एंटी डिफेक्शन लॉ। कई लोग नेताओं लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, चुनाव जीत गए इस चिन्ह पे, पंजा के चिन्ह में, और चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले गए। मतलब मैंने बोला ना आजकल के नेताओं की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो इनको बस पावर में रहना है। तो ये किसी और पार्टी से चुनाव लड़के जीत गए और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले गए। मान लीजिए कांग्रेस से वो आदमी चुनाव जीत जाता है, ठीक है, सरकार कांग्रेस की नहीं, सरकार बीजेपी की, और मेरे को बनना है मंत्री। तो मैं कांग्रेस में रहा, मैं एमएलए तो रहूंगा जरूर, अगर मैं स्टेट में चुनाव जीता मैं एमएलए तो रहूंगा, लेकिन मैं मंत्री नहीं बनूंगा। और ज्यादा लूट कैसे मचाऊंगा एमएलए या मंत्री बन के? मंत्री बन के। तो मैं बोला अब मैं चुनाव तो जीत गया हूं तो मैं बीजेपी में मिल जाता हूं। तो इस तरह के चीजों को, इस तरह की परिपाटी को रोकना है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज अ लॉ इन विच द पीपल और द पर्सन हु हैज वन एन इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर पार्टी, इफ he changes his party after the election, then his nomination will be cancelled. इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। और एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी आपको चुनाव लड़ना हो,
आपको एक घोषणा पत्र कलेक्टोरेट में जाके जमा करना होता है, जिसमें आपको सब बताना पड़ेगा, आप मैरिड है या अनमैरिड, आप कितने क्वालिफाइड हैं, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर एफिडेविट आपने गलत दिया, आपने अपनी जाति गलत बता दी, आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत बता दिया, आपने अपना मैरिड स्टेटस गलत बता दिया, अगर ऐसा आपने किया तो फिर आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। तो एफिडेविट में आपको अपने यहां तक यह भी बताना पड़ेगा क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नहीं, ताकि पब्लिक को पता चले कि वो जिसको वोट देने जा रहे हैं वो किस प्रकार का व्यक्ति है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी इनकम भी आपको बतानी पड़ेगी। वो अलग बात है, नेता लोग असली इनकम बताते नहीं है, लेकिन बतानी चाहिए। इसके अलावा और भी कई सजेशंस हैं, जैसे एक लॉ बनना चाहिए जिसमें सभी पार्टीज को अपने टिकट्स 1/3 कम से कम औरतों को देने चाहिए। आपको पता होगा ना, एक कानून पास हो गया है जिसमें पार्लियामेंट में 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी, वुमेन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट। अभी तो नहीं, 2029 के इलेक्शन से लागू हो जाएगा। इसके अलावा स्टेट फंडिंग, सरकार आपको पैसा दे दे, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा रहा हूं। आज क्यों नेता लोग लूटते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए इधर। मैंने चुनाव में 50 करोड़ खर्च किया, पार्टी का टिकट पाने के लिए नेता को पैसे खिलाए, लोगों को पैसे बांटे, करके मैंने चुनाव जीत गया। अब मैं 50 करोड़ खर्चा करके नेता बनाऊं, मैं उसको वसूलूंगा नहीं, मैं 500 करोड़ वसूलूंगा। तो अगर इसको चेंज करना है तो क्यों ना सरकार बोले तुम चुनाव लड़ो, हम तुमको चुनाव लड़ने का पैसा देंगे, ताकि कैंडिडेट का पैसा खर्च, उसमें लिमिट लगा देगा, अब इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। इस तरह से आप पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। एक और चीज, जिनके ऊपर भी क्रिमिनल केस गिल्टी प्रूव हो गया, जो कानूनी रूप से गिल्टी प्रूव हो चुके हैं, उनको चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। एक और सजेशन, जो आदमी पढ़ा लिखा, कम से कम 12th पास के व्यक्ति को ही इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिलना चाहिए, ताकि हमारे जो लॉज बनाएंगे वो पढ़े लिखे। आज 9वीं फेल व्यक्ति, 8वीं पास व्यक्ति डिप्टी सीएम बन के ओथ ले रहा है, उसको क्या समझ में आएगा। सोचे ना, एक बाबू उसको बोला, एक कलेक्टर पढ़ा लिखा के बोला, सर हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, ऐसे ये काम होगा, यहाँ से नदी का पानी आएगा, लोगों में नौकरी। और वो नेता वो 8वीं फेल है, पग बुड़बक का बोलता है रे, जब तक रहेगा बिहार में लालू तब रहेगा समोसे में आलू, तो क्या देश तरक्की करेगा, आप समझ जाइए। तो इस तरह के लॉज से हम सुधार सकते हैं हमारे पार्टी को। तो इस तरह से आपका लेसन खत्म होता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 बोर्ड्स आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट।